नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर विनीत शर्मा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीत शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ संविधान क्यों और कैसे का वीडियो भाग 2। तो पहले भाग में हमने ये जानने का प्रयास किया विद्यार्थियों कि संविधान क्या होता है, संविधान के अंतर्गत संविधान की आवश्यकता क्या होती है। तो संविधान क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि नियम और कानून की वह पुस्तक जिसकी सहायता से किसी देश में शासन चलाया जाता है संविधान कहलाता है। संविधान न्याय संगत कैसे होता है? संविधान न्याय संगत तब होता है जब उस संविधान के द्वारा राज्य में शांति और समृद्धि और सुखी जीवन मिलता है या प्राप्त होता है या उन आदर्शों का प्रतिपादन किया जाता है। प्रभावी संविधान भी तभी होता है जब उसे उसकी कसौटी पर खरा उतरा जाए। जो संविधान के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं उन व्यवस्थाओं को व्यवहारिक कसौटी पर खरा उतारा जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, संविधान क्या है इसके बारे में हमने जानकारी ली थी और इसके साथ ही हमने कुछ बिंदु भी पढ़े थे जिसमें हमने यह पढ़ा था कि किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का आधारभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। संविधान किसी राज्य की सरकारों के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इन सब की भी स्थापना करती है। संविधान के इन तीनों अंगों की व्याख्या, इन शक्तियों की व्याख्या की जाती है और उन शक्तियों पर सीमा भी लगाई जाती है, अंकुश भी लगाया जाता है। और उसके बाद हमने ये बात भी पढ़ी थी विद्यार्थियों कि संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रकृति, आस्था, आकांक्षाओं को भी पूरा करता है और अराजकता को रोकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी बिंदुओं का हम ऊपर अध्ययन कर चुके थे। प्रथम भाग में हमने इनका अध्ययन कर लिया था। अब विद्यार्थियों, अब बात आती है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। संविधान किस प्रकार से राष्ट्र की बुनियादी पहचान में अपनी भागीदारी अदा करता है, इसको अब हम आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं कि आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान की समाज की बुनियादी पहचान होता है कि जैसा हमारा संविधान होगा वैसे ही हमारे हमारे देश की पहचान बनती है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है और इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। और संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताओं का अर्थ क्या होता है? पहचान ही होता है ना। लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और कोई क्या नहीं कर सकता। मतलब समाज में रह करके कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी जो है वो क्या कार्य करेगा, क्या कार्य नहीं करेगा, उसका सीमा क्षेत्र भी निर्धारित करता है। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो गया है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन उनमें काफी कुछ साझा भी होता है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग से होती है। ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। और दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध उस देश को
देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। तो विद्यार्थियों हमने क्या देखा इसमें, हमने ये देखने का प्रयास किया विद्यार्थियों कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान, संविधान किस प्रकार से राष्ट्र की बुनियादी पहचान को बनाता है, कि किस व्यक्ति को या राज्य में जो लोग रहते हैं, नागरिक जो रहते हैं, उनके क्या अधिकार हैं, शासक कौन होगा, शासित कौन होगा, जनता कौन होगी, और कौन अधिकारी किस प्रकार के नियमों को और सिद्धांतों पर कार्य करेगा। और संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा भी प्रस्तुत करते हैं कि व्यक्तिगत आकांक्षाओं को, लक्ष्यों को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनके आधिकारिक बंधन क्या होते हैं, ये किन किन मांगों पर, आकांक्षाओं पर, इच्छाओं पर नियमों का निर्माण करते हैं, ठीक है। और राज्य के और केंद्र के आपस में किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, क्या राज्य और केंद्र में शक्तियों का विभाजन है या नहीं है। तो इस प्रकार से, और संविधान जो है हमारी राष्ट्रीय पहचान को बताता है। और दूसरी बात यह भी आती है कि जिस राष्ट्रीय पहचान, संविधान के द्वारा राष्ट्रीय पहचान को बनाने में उस राष्ट्र में रहने वाले लोग किस किस धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के हैं, और उनमें किस प्रकार से तारतम्य, सामंजस्य, समन्वय बना हुआ है, इन सभी का लेखा जोखा जो होता है वो हमारा संविधान ही तय करता है। और उसी संविधान की मजबूती और उसी संविधान की सुदृढ़ता और स्थिरता के कारण ही देश की राष्ट्रीय पहचान बनती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने यह देखा कि संविधान किस प्रकार से राष्ट्रीय पहचान को बनाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि कार्टून क्या बताना चाह रहा है। इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर एक नए संविधान की रचना करने में देश के विभिन्न जातियों समूहों में काफी संघर्ष दिखाई दिया। इन भिन्न भिन्न लोगों की क्या क्या मांगे हैं, और इसमें दिखाए गए संघर्ष की यूरोपीय संघ और भारत के संबंध में पिछले कार्टून में दिखाए गए संघर्ष की आप तुलना कर सकते हैं। देखिए आप, इराक में बगदादी भी हैं, शिया, सुन्नी, कुर्द, अलग अलग जाति के लोग इसमें रहते हैं। और किस प्रकार से सद्दाम हुसैन के जाने के बाद किस प्रकार से नए संविधान को बनाने में किस प्रकार की कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया, इनकी क्या क्या मांगे हैं। अगर इन सब पे हम विचार करें तो हमें लगेगा कि भारत का संविधान किस प्रकार से एकीकृत, सुदृढ़ और प्रतिबद्ध है, और इतने धर्म, जाति, भाषा के, संस्कृति के लोग होने के बाद भी ये भारत का संविधान किस प्रकार से स्थिरता लिए हुए है। अच्छा, अब बात आती है संविधान की सत्ता। हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अगर हम ये, इसमें कुछ एक्टिविटी दी गई है, देखो क्या, कहाँ पहुंचे, क्या समझे। नीचे भारतीय और अन्य संविधानों के कुछ प्रावधान दिए गए हैं, बताएं कि इनमें से प्रत्येक प्रावधान का क्या कार्य है। अब देखें आप, सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या न करने की आज्ञा नहीं दे सकती। तो आप इसमें बता सकते हैं कि सरकार की क्या है, शक्ति पर सीमा लगा दी गई है। सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। इसमें अभी कौन सी, इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, इसके अंदर आप बताइए, इसके अंतर्गत है ना, जो कुछ संविधान में जो ये प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों के अंतर्गत कौन कौन से कार्य इसके अंतर्गत आते हैं ना। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति होती है, ठीक है। तो वो कैसे व्यक्ति को नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है। भारतीय नागरिक किसी खास नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस एक्टिविटी को अपनी नोटबुक में कीजिएगा और ये समझने का प्रयास कीजिए, जो हमने ऊपर जितने भी बिंदु पढ़े हैं उन सभी बिंदुओं से ही रिलेटेड ये इसके अंतर्गत बताए गए हैं कि आपको किस प्रकार से इसके अंतर्गत सरकार के कार्य आपको बताने हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से सरकार के कार्य बताने हैं। इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाज में एक संविधान होता है, लेकिन संविधान के बारे में हम 3 प्रश्न करते हैं। 3 प्रश्न क्या करते हैं, संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है। इन तीनों प्रश्नों को हमने ऊपर कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था,
और समझने का प्रयास किया। लेकिन अब इसके अंतर्गत हम एक एक चीज को लेकर के चलेंगे। संविधान क्या है? संविधान, जैसा कि आपको बताया, अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। कई प्रावधान होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं, और ये प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र करते हैं। लेकिन कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान या अन्य संविधानों की बात करें तो सभी संविधान जो है लिखित होते हैं, एक दस्तावेज के रूप में होते हैं, और उसमें नियम और कानूनों का संग्रह होता है। लेकिन अगर हम इंग्लैंड की, ब्रिटेन की बात करें, इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके है ना, यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें, तो वहां का संविधान लिखा हुआ नहीं है। वहां का संविधान रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है। अर्थात इंग्लैंड ही एक, पूरे विश्व में इंग्लैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अलिखित संविधान है जो परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित है। लेकिन कुछ कुछ आलेख हमें उसके संविधान के लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन वह पूर्ण तरह से एकीकृत और नहीं है, है ना, लेखबद्ध नहीं है। अब आगे देखें, लेकिन कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कानूनों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। जो कार्य संविधान के द्वारा तय किए गए हैं कि संविधान क्या करता है हमारे लिए, जैसे हमारी आकांक्षाएं पूरी करता है, हमारी इच्छाएं पूरी करता है, हमारी मांग पूरी करता है, शासन संचालन के लिए नियम बनाता है, मौलिक अधिकार यानी कि मनुष्यों को दिए जाने वाले, नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकारों का प्रावधान, ये सारी सारी बातें जो हमने ऊपर पढ़ी थी, कहने का तात्पर्य है पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ी थी। तो ये सभी जो चीजें होती हैं वो संविधान में सम्मिलित होती हैं। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है और कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ा है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर करता है। समझ में आया कि संविधान जो है एक लिखित दस्तावेज है, लेकिन उस लिखित दस्तावेज में जो नियम है, कानून है, वो लिख तो दिए गए हैं, क्या वास्तव में वो व्यवहारिक रूप में प्रभावी हो पाए हैं? क्या उनको प्रभावपूर्ण बनाया गया है? क्या उनके आधार पर शासन व्यवस्था चलती है? क्या उन नियमों और कानूनों का पालन सरकार करती है, वहां के नागरिक, वहां की जनता करती है? उस पर पता चलता है, उन बातों से ये पता चलता है कि हाँ, संविधान प्रभावी है, संविधान मजबूत है, सुदृढ़ है। अब आगे बात आती है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान को प्रचलन में, मतलब व्यवहार में किस प्रकार से लाया जा सकता है, ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके आधार पर हम संविधान को व्यवहार में लागू कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया, उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी हो गए क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए गए जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं थी। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली। कहने का मतलब ये है कि जो इसमें उदाहरण बताए गए हैं संविधान में बनाने में, भारत का, दक्षिण अफ्रीका का और अमेरिका, तो इसमें ये बताया गया है कि इन्होंने जो अपना राष्ट्रीय आंदोलन में जो अपनी सफलता हासिल करी और जो उससे अनुभव प्राप्त किया, वो ऐतिहासिक अनुभव जो है वो संविधान बनाने में काफी प्रेरणाप्रद रहा।
राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण शक्ति है, विलक्षण क्षमता है। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था, जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। कहने का मतलब है संविधान निर्माता लोगों को ये समझाने में, मतलब संविधान सभा ने जो संविधान का निर्माण किया, उन्होंने यह समझाया कि जो संविधान हम बना रहे हैं वह हमारी शक्ति या जो आधिकारिक लोग हैं उनकी शक्ति को बढ़ावा नहीं दे रहा है। वह सिर्फ और सिर्फ संविधान शासन और जनता किस प्रकार से तारतम्य बना करके, समन्वय बना करके आगे का स्वरूप या आगे का प्रारूप या आगे की जो व्यवस्थाएं हैं किस प्रकार से व्यवस्थित कर पाएगी, उन सभी का लेखा जोखा इसके अंतर्गत किया जा रहा है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली, मतलब स्वीकृति मिली। वैधता किससे मिली? जनता से मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि संविधान का जो अंतिम प्रारूप तैयार किया गया, पूरी तरह से जो संविधान तैयार हो गया था, उसमें आम जनता की जो सहमति थी, उसी सहमति के कारण यह व्यापक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे देशीय स्तर पर यह लागू हो पाया। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया और जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधानों के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना बना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। कहने का तात्पर्य यह है, उस संविधान सभा में जो व्यक्ति जो थे वो इतने प्रभावशाली थे और उन प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोगों ने हर एक मुद्दे पर, हर एक बिंदु पर, हर एक व्यक्ति या हम कहें हर एक जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर हर एक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। इसीलिए जनमत संग्रह कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी और जो संविधान उन्होंने बनाया सहर्ष आम जनता ने उसे स्वीकार कर लिया। अब इसमें यहाँ पे नेपाल के संविधान का निर्माण का बात बताई गई है कि किस प्रकार से विवाद हुए, किस प्रकार कितनी बार बना और कितनी बार बिगड़ा और अंत में स्वीकार किया गया। आप इसको देख सकते हैं बच्चों। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण आप देख सकते हैं। 1948 के बाद नेपाल में 5 संविधान बनाए, 48 में, 1951 में, 59 में, 62 में और 90 में। लेकिन ये संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रही। नरेश यानी राजा। पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चला। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होगी और नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के पक्ष में थे और कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। बहुत सारे राजनीतिक दल संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी। इस प्रकार इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली। 2008 में
नेपाल ने राजतंत्र को खत्म कर दिया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। और अंततः नेपाल ने 2015 में नए संविधान को अपना लिया। तो आप देख सकते हैं कितना लंबा संघर्ष जो है नेपाल ने अपने संविधान 1948 से और 2015 में जाकर के उनको अंतिम संविधान मिला, और कितना संघर्ष उन्हें करना पड़ा। तो संविधान बनाना और संविधान को लागू करना, प्रभावी बनाना, ये बहुत हल्का काम नहीं है, बहुत ही भारी काम है और बहुत ही संघर्ष वाला काम है। संविधान के मौलिक प्रावधानों की बात करें अगर हम भारत में, तो एक सफल संविधान की ये विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है कि संविधान का आदर हमें करना है। ये कारण हमें हमें मतलब आम जनता को, जनसाधारण को मिलता है। उदाहरण के लिए जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहां अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर क्यों करें। कहने का मतलब, जब बहुसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं और अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं दिए गए हैं, अगर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के ऊपर उत्पीड़न करेगा, तो आप ये सोच सकते हैं कि अल्पसंख्यक किस प्रकार से उस संविधान की का सम्मान करेगा, उसको आदर देगा, नहीं दे पाएगा। इसलिए कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यदि कोई समूह ये महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उससे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वे बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। कहने का मतलब यह है कि अगर संविधान जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय की उपेक्षा करता रहेगा या किसी एक जाति वर्ग की उपेक्षा करता रहेगा, तो निश्चित ही संविधान जो है प्रभावी नहीं रहेगा, उसका कोई आदर सम्मान नहीं करेगा। लेकिन उस अल्पसंख्यक समुदाय की और उस जाति की जो कि अल्पसंख्यक है, अगर उसको मजबूत किया जाएगा, उसके लिए सुविधाएं अर्जित की जाएंगी, तो ऐसा ढांचागत स्वरूप जो प्रदान किया जाएगा संविधान में, तो उससे क्या प्राप्त होगा? उससे यह प्राप्त होगा कि ये संविधान किस प्रकार का है। ये संविधान ऐसा है जो सभी लोगों को न्याय प्रदान करता है। आप इस विचार को प्रयोग में लाएं कि स्वयं और अपने आप से पूछें कि समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मोटे तौर पर कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके? इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का हाँ में उत्तर देने की स्थिति में होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम संविधान जो बना है कितना प्रभावशाली है, क्या उसका आदर सम्मान नागरिक कर रहे हैं। तो ये संविधान जब हम पढ़ लेंगे, तब हम यह उत्तर देने में सफल हो पाएंगे कि हाँ, वास्तव में संविधान जो है नागरिकों को मूलभूत अधिकार देता है, शासन व्यवस्था को भी शासन व्यवस्था पर भी अंकुश लगाता है कि वो अत्याचारी ना हो जाए, उनमें उनकी शक्तियों में संतुलन स्थापित करता है। इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं इस संविधान में निहित है। इसीलिए भारतीय जो है इस संविधान का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और बड़ी ही आम सहमति के आधार पर इसको अपना लिया गया है। अब संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा देखें। संस्थाएं कौन सी? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इनकी संतुलित रूपरेखा की अगर हम चर्चा करें, तो संविधान को जनता नहीं, प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों का इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि संविधान को बर्बाद करना या उसको नष्ट करने का कारण एक छोटा सा समूह ही काफी होता है। इसलिए शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वह समूह जो है उसको नष्ट नहीं कर पाए। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। कहने का मतलब ये है, संस्थाएं कौन सी हो गई? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इन शक्तियों, ये तीनों जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में
कोई एक ही शक्ति सर्वोपरि या सर्वोच्च नहीं होनी चाहिए। इन तीनों में शक्तियों का उचित बंटवारा होना चाहिए। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। जैसे भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट देता है। तो भारत ने क्या किया? भारत ने किसी एक व्यक्ति विशेष या एक राज्य विशेष में शक्तियों को केंद्रित नहीं किया। उसने क्या किया? भारतीय संविधान ने किया कि संस्थाएं कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों संस्थाओं में शक्तियों का बराबर बंटवारा कर दिया। और निर्वाचन आयोग जो इन सत्ता के प्रतिनिधि जो चुनकर आएंगे वो निर्वाचन आयोग के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से चुनकर के आएंगे, तो उसमें भी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान एक व्यक्ति के अंतर्गत या एक संस्था के अंतर्गत शक्तियों को केंद्रित ना करके विभिन्न संस्थाओं में शक्तियों को विभाजित कर देता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएं उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेती हैं, उन पर अंकुश लगा लेती हैं। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा गया जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्य प्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। इसमें यह बताने का प्रयास किया है विद्यार्थियों कि संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए संविधान को कि बाध्यकारी मूल्य और नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्य प्रणाली में लचीलापन भी होना चाहिए, थोड़ी सी कठोरता भी होनी चाहिए और थोड़ा सा लचीलापन भी होना चाहिए कि जब समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, तो संविधान को भी थोड़ा बहुत परिवर्तित किया जा सके। ऐसा नहीं है बिल्कुल कठोरता के साथ, बिल्कुल स्थिरता के साथ चलता ही रहे। उसमें समय के अनुसार परिवर्तन भी होना चाहिए और ये परिवर्तन जो किया जाता है वो है प्रणाली है संविधान में संशोधन की प्रणाली, उसके द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। ज्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला होता है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाता। और सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखता है। तो संविधान कैसा होना चाहिए? ना तो बहुत ज्यादा कठोर होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा लचीला होना चाहिए। तो कैसा संविधान होना चाहिए? मिश्रित होना चाहिए। जहाँ आवश्यकता हो कठोरता की वहां कठोरता का स्वभाव रखे और जहाँ लचीलेपन की आवश्यकता हो तो वहां लचीलेपन का स्वभाव रखे। इस प्रकार का संविधान होना चाहिए। ऐसा संविधान भारतीय संविधान है। आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9वें अध्याय में हम देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। किस प्रकार से संविधान जो है एक जीवन की तरह, एक जीवित प्राणी की तरह है जो सांस लेता है। समझ में ही बात? जैसे कि समय जिस प्रकार से परिवर्तनशील है, आवश्यकताएं परिवर्तनशील है, परिस्थितियां परिवर्तनशील है, उसी के साथ ही संविधान भी अपने आप को समय के अनुसार परिवर्तित कर लेता है, अर्थात संविधान भी जीवित है। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा, जनता का आदर प्राप्त करेगा। और इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकेगा। अतः यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने आप से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे? इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में आगे मिल जाएगा। दूसरा, क्या संविधान ने सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान न हो। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है कि संविधान का पालन करें? इस पुस्तक के अधिकतर हिस्सों में इसी का उत्तर मिल जाएगा। क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है? संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। भारतीय संविधान में न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या है? और इस पुस्तक का अंतिम अध्याय इस प्रश्न का उत्तर देगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें
इस संविधान की पुस्तक में इस प्रकार के ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो हमें इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते हमें समझ आने लगेंगे कि वास्तव में संविधान इतना प्रभावी किस प्रकार से है, इतना विश्वसनीय किस लिए है, इस संविधान का हमें आदर सम्मान क्यों करना चाहिए, क्या संविधान का पालन करना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या ये हमारी आकांक्षाओं और इच्छाओं का पिटारा है, क्या ये हमारी मांगों को पूरा करता है, क्या ये न्यायपूर्ण है कि अन्यायपूर्ण है। ये सारी व्यवस्थाएं जो है हम वन बाय वन जब चैप्टर चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय पढ़ेंगे, तब इसमें सारा स्पष्ट होता हुआ चला जाएगा। अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान कैसे बना, इसका एक छोटा संक्षिप्त रूप हम इसमें पढ़ने का प्रयास समझने का प्रयास करते हैं। देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया। क्लियर। अविभाजित भारत में निर्वाचित किया जाता है ना। अविभाजित, जिसे अविभाजित भारत में, अविभाजित मतलब जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय इस संविधान सभा को निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, आपको ये याद रखना होगा। और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। पहली बैठक हुई विभाजित भारत में, फिर दूसरी बैठक हुई विभाजित भारत में 14 अगस्त 1947 को। तो दोनों तिथियों को आपको याद रखना होगा। और संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थायी प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति, जिसे कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना में क्या था? प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। क्या मतलब हुआ? प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत और रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई कि इतनी जनसंख्या पर, मतलब मोटे तौर पर अगर हम देखें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रखी गई कि एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर आएगा। फिर उसके बाद परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे। मतलब देशी रियासत को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय, मुसलमान, सिख, सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया। तो विद्यार्थियों, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है, इसको हम आगे के अध्यायों में विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव पर तरीका उनके परामर्श से तय किया गया और अध्याय के पिछले भाग में उन तीनों कारकों पर प्रकाश डाला गया जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बताते हैं। भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है? क्या आपकी कक्षा में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के सिद्धांतों को व्यवहार में लाया गया है? क्या इनको एक साथ कैसे व्यवहार में ला सकते हैं, अपने साथियों के साथ हम चर्चा कर सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो ब्लॉग बताया गया है, इसमें क्या दिखाया है कि अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के सिद्धांतों को इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए। ये तीनों मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं कि इनमें से एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही विफल कर देता है। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता और समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता, और न ही स्वतंत्रता को समता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। मतलब तीनों को बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता, समता और बंधुता तीनों साथ होती हैं, उसी के आधार पर ही लोकतंत्र जो है सामाजिक लोकतंत्र कहलाएगा। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देती है और स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देती है, और बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकती। ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था।
अब सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ आपको समझ में आया होगा। इसमें ये बताने का प्रयास किया है विद्यार्थियों कि समाज में रहने वाले लोग कैसे कौन से हैं, विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के हैं। सभी को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, सबको समता, समता यानी समानता प्राप्त होनी चाहिए, बंधुता यानी भाईचारे से सभी मिलजुल कर रहने चाहिए। तो तीनों में से अगर कोई एक गायब हो जाएगा, समता गायब हो जाएगी, या समता में से स्वतंत्रता गायब निकल जाएगी, या बंधुता चला, तो तीन सामाजिक लोकतंत्र जो है अपना स्पष्ट अर्थ नहीं ले पाएगा। इसलिए सामाजिक लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र होता है? ऐसा लोकतंत्र होता है जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता जो है संयुक्त रूप से विद्यमान होती है, सभी इसका पालन करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर यदि हम अपने क्लास में एक एक्टिविटी करें और देखें कि क्या समता, स्वतंत्रता और बंधुता का पालन हो रहा है, और हो रहा है तो किस स्तर पर हो रहा है। अच्छा, अब आगे हम देखें संविधान सभा का स्वरूप किस प्रकार का था। 3 जून 1946 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। मतलब जब विभाजित भारत हो गया था, तब संविधान सभा के में जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि थे वो उसमें से निकल चुके थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 299 रह गई थी। इसमें 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य ही उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। कहने का मतलब जब संविधान पारित हुआ था उस समय 284 मेंबर्स ने ही सिग्नेचर किए थे, और कुल संख्या कितनी थी? 299 थी। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में और इस कक्षा में की का जो परीक्षा होगी उसमें भी यह पूछा जाएगा। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभिषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का कार्य हुआ, लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत करी, और इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हम बता सकते हैं कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया था। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपरी बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया, और इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार पर चुनकर के नहीं आए थे प्रतिनिधि। कैसे आए थे? एकल संक्रमणी समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा चुनकर के आए थे। और एकल संक्रमणी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है, इसको विस्तृत रूप से हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। और सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का क्या अर्थ होता है, आपको ये विदित होना चाहिए। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार जो जिसमें 18 वर्ष के नागरिक होने पर जो हम मत देने का अधिकार हमें मिलता है, वह उसमें धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, किसी हर प्रकार के लोगों का, हर लोगों का जो है, प्रत्येक लोगों को यह अधिकार दिया जाता है, भारतीय संविधान ने दिया है। लेकिन सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, और उस समय सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, है ना। अब 18 वर्ष अब हुई है 1961 में। ये भी हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपरी बताई गई विधि के से प्रतिनिधित्व दिया गया, और इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, ये सभी जानते हैं, और उसे 82% सीटें प्राप्त थी। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई थी, मतलब उसमें विविधताएं बहुत थी। ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं वाले लोग थे उसके अंतर्गत। संविधान सभा की कामकाज की शैली किस प्रकार की थी? संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी, और संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। कहने का मतलब यह है कि इस संविधान सभा में
थे तो सभी कांग्रेस से दल के, लेकिन ये सभी कांग्रेस दल के होने के बावजूद अलग अलग विचारधाराओं के थे और उन्होंने एक एक विषय को लेकर के अपने अपने मूल्यों को लेकर के विचार विमर्श किया और लोकप्रिय सत्ता का संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का जो आधार थे उन सभी चीजों को लेकर के आगे बढ़े। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व ना करें। ऐसा नहीं है कि वो जिस समुदाय से थे उसी का प्रतिनिधित्व करें, वो सभी का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया और सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। कैसे? भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए, संविधान को संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए या नहीं, लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था, जिसमें कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का अर्थ यह है कि समाज में किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, शिक्षा या किसी भी वर्ग के लोग रहते हैं, उन सभी को समान रूप से मत देने का अधिकार दिया गया है और उसकी निश्चित आयु उस समय 21 वर्ष थी और अब वर्तमान में 18 वर्ष है। सदस्यों ने इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना और जिसे और कहें कि वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श हुए और वाद विवाद भी हुए और समाधान भी हुए। इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप और कुछ नहीं हो सकता। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिली कि वे सार्वजनिक हित का काम कर रही थी और इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण भी दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद भी किए, स्वार्थ या संकीर्णता से ऊपर उठकर किए। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई। हर अनुच्छेद को लेकर जैसे विस्तृत और बारीकी से बातचीत होती है, ऐसा किया गया। वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है। ये बहसें, ये विवाद भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से एक है। कार्यविधि संविधान की कार्यविधि, संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल या BR अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे और ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के बड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न कर पाने के आरोप भी लगे थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया और जिन पर बाद में पूरे संविधान सभा में चर्चा भी की गई। आमतौर पर यह प्रयास भी किया गया कि फैसले आम राय से ही होंगे, कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में नहीं होगा। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया। हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया। 2 वर्ष और 11 महीने और 18 दिन की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली और इसके सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए भी खुले हुए थे। मतलब जो भी इसमें चर्चाएं होती थी, जो भी संवाद होते थे, जो भी वाद विवाद होते थे या मत विभिन्नता होती थी या मत सामंजस्य होता था, उन सभी की खबरें जो है आम लोगों तक होती थी और अखबारों में प्रकाशित होती थी। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वे सामान्य ढंग से काम नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो राष्ट्रीय आंदोलन में विरासत में उन्होंने प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप, संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। उन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया, उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था और इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं, मूल्यों को समाहित किया गया था। और पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था, वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनिक पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल-भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करती है। तो आपको समझ में आया विद्यार्थियों किस प्रकार से संविधान बनाया गया और राष्ट्रीय आंदोलन ने किस प्रकार से इसमें सहयोग दिया। आप इसमें भी देख सकते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए किस प्रकार से बैठकें होती थी और किस प्रकार से समस्याओं का समाधान होता था। देखिए आप इसमें, जैसा मैंने महसूस किया राजेंद्र प्रसाद का है इसमें कि शायद ही किसी ने किया हो कि प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेषकर इसके सभापति डॉक्टर अंबेडकर ने अस्वस्थ होने के बावजूद कितने उत्साह और लगन के साथ कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और इसके सभापति बनाने के निर्णय से बेहतर और कोई निर्णय हो ही नहीं सकता था। उन्होंने न केवल अपने चयन को न्यायोचित सिद्ध किया, बल्कि उन्होंने जो कार्य किया उसे भी गरिमा प्रदान की। इस संबंध में समिति के अन्य सदस्यों में परस्पर भेद करना पक्षपातपूर्ण होगा। मैं जानता हूं कि उन सभी ने उतने ही उत्साह और लगन के साथ कार्य किया जितना कि उसके सभापति ने। वे सभी देश की कृतज्ञता के पात्र हैं। तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन ने और किस प्रकार से एक एक व्यक्ति ने जो प्रतिनिधि के रूप में चयनित हुए थे संविधान सभा में, उन्होंने पूरी लगनता से किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया और हर एक बिंदु पर, हर एक समस्या पर बारीकी से विचार विमर्श किया। अब इसके बाद आता है संस्थागत व्यवस्थाएं। संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे, जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, संस्थात्मक व्यवस्था को और संघात्मक व्यवस्था को। अब संघात्मक व्यवस्था क्या होती है और संस्थात्मक व्यवस्था क्या होती है, इन सबका अभिप्राय विस्तृत रूप से हम आगे के अध्यायों में भी चर्चा करेंगे। विधायिका और कार्यपालिका के बीच दूसरी और केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच किस प्रकार का संबंध है, शक्तियों का वितरण किस प्रकार का है, इसका भी हम विवरण इसके अंतर्गत मिलता है। शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसी बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधान को भी लिया
अनेक देशों से अलग अलग प्रावधानों को लिया, लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। वह क्या थी कि संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप हो। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुच दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। अब इसमें हम देखें कि संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मोतीलाल नेहरू द्वारा, है ना, मोतीलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये। भारत, उसके बिंदु क्या है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि पूरा संविधान जो बनने वाला था वो हम कहें तो उसका एक संक्षिप्त रूप जो है हमें उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिलता है। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं, एक उनका संघ बनाया गया। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी, उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत, इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता होगी। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कानून की समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा भी दी जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता, थल, जल, आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव में जो कुछ बिंदु बताए गए हैं, आपको संक्षिप्त रूप में, और भी बहुत से बिंदु हैं उद्देश्य प्रस्ताव में, लेकिन यहाँ पे आपको ये थोड़े से बिंदु बता करके बताया गया है कि किस प्रकार से भारतीय संविधान जो निर्मित हो रहा था उसके काफी चीजें जो है अधिकांशतः इसको इसमें समराइज कर लिया गया था पहले, कि हमें किन किन बिंदुओं को लेकर के संविधान का निर्माण करना है। ये संविधान सभा पहले ही निश्चित कर चुकी थी। अब हम ये देखें, इसके अंतर्गत इस चित्र बताया गया है संविधान सभा में चर्चा करते हुए, अध्यक्षता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की है। हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है? आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कमियों को दूर करें और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सके। ऐसा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा। कहने का मतलब है कि संविधान में अब उस समय जो बनाया गया था और वर्तमान में अब जो परिस्थितियां हैं उनके आधार पर, हम समय के आधार पर उसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकते हैं। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधानों को अगर हम इस चार्ट के द्वारा देखें तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली थी। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्षता का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, यह लिया। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत लिया। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची ली और न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और विद्यार्थियों, एक और चीज ली थी, शक्ति पृथक्करण और संतुलन का सिद्धांत इसमें भी लिया गया था। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, शक्ति पृथक्करण और संतुलन का सिद्धांत। कनाडा का संविधान से क्या लिया? हमने कनाडा के संविधान से लिया एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वह क्या ही संघात्मक व्यवस्था है? अर्ध संघात्मक है, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था है। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी इसमें लिया गया। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? कहने का मतलब ये विद्यार्थियों, केंद्र और राज्यों में जो शक्तियों का विभाजन हुआ, जैसे केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीन सूचियों के अलावा एक और सूची है, वो है अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट शक्तियां, जिसमें समाहित की गई हैं।
अब विद्यार्थियों, निष्कर्षण पर हम जाते हैं। ये संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि देश को एक ऐसे संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। यही वह कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया संविधान न केवल अस्तित्व में है, बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है। जबकि दुनिया के अन्य अनेक संविधान कागजी पोथों में ही दबकर रह गए हैं। कहने का मतलब ये है कि वो कागजों में ही दबकर रह गए हैं, उन पोथियों में ही दबकर रह गए हैं, वो व्यवहारिक रूप धारण नहीं कर सके, वो प्रभावी नहीं बन पाए। भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है, वास्तव में बहुत ही विलक्षण है। यहाँ पर विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है और एक एक बिंदु पर, एक एक समस्या पर बात की गई है। हर एक छोटी छोटी बात पर पूरा ही वाद विवाद के माध्यम से पूरा गहराई से चर्चा करके उस पर समाधान निकाला गया है, नियम बनाए गए हैं, जो अन्य अनेक देशों, खासकर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि एक ऐसा संतुलित संविधान बना जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या कामचलाऊ व्यवस्थाएं मात्र न हो, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रख सकती हैं। आप पुस्तक के शेष भाग में इन व्यवस्थाओं के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से इन व्यवस्थाओं को संतुलित बनाया गया है और ये किसी प्रकार से बहुत ज्यादा आताताई या तानाशाही ना हो या अपनी शक्ति का निरकुश तरीके से प्रयोग ना करें। इन सब के लिए भी संतुलन स्थापित किया गया है। और जो विभिन्न देशों से भारतीय संविधान निर्माताओं को अन्य देशों से जो प्रक्रियाएं, जो व्यवस्थाएं जो अच्छी लगी, भारत के लिए जो जो उचित थी और भारत के लिए सहज ही वह उपयोग में आने वाली थी, उन व्यवस्थाओं को भी भारत ने स्वीकार किया, उनको लिया, उनको समझा और उन पर भी पूरा वाद विवाद के द्वारा, मंतव्य के द्वारा उसे स्वीकार किया गया। अब अगर हम आगे बात करें विद्यार्थियों, ये प्रश्नावली आती है और इन प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए गए हैं इनको अपनी नोटबुक में करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें देखो प्रश्न बताए गए हैं, आप देखिए इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। आप बताइए कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। यह नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है, यह शासन के विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, यह कुछ साझी मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो संविधान का कार्य नहीं है, आप इसमें बताएं और उसका उत्तर लिखें। ऐसे ही दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है। संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था, संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज्यादा बड़े नेता थे, संविधान की यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी, संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। अब आगे का प्रश्न देखें, बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है, संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है, उसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों और मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं होता, संविधान एक नागरिकों को नई पहचान देता है। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न आता है, बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं। अपने उत्तर का कारण भी इसमें आपको बताना है। संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था, संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी, संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया। आपको इसका कारण भी बताना है और बताना है कि ये कथन सही है या गलत है। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में 2 उदाहरण दें। संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, उनके लिए जनता के मन में आदर था, संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलट फेर मुश्किल था, संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है, इस तरह का निर्धारण न हो तो क्या होगा। 7वां प्रश्न है हमारा, शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों आवश्यक है। क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार न दे। जब जापान का संविधान
बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान होना असंभव था जो अमेरिकी सेना को पसंद न हो। क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई है? भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह से आप इससे अलग कर सकते हैं? अब प्रश्न आता है, रजत ने अपने शिक्षक से पूछा, संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है और इस कारण पुराना पड़ चुका है। किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी। यह इतना कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। आप मुझे बताएंगे कि मैं इस दस्तावेज की बातों का पालन क्यों करूं? अगर आप शिक्षक होते हैं तो रजत को क्या उत्तर देंगे? तो आप इसमें बताएं कि आप क्या उत्तर दे सकते हैं। संविधान के क्रियाकलाप से जुड़े अनुभवों को लेकर एक चर्चा में 3 वक्ताओं ने अलग अलग पक्ष रखे। हरबंस ने रखा, भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है। नेहा कहती है, संविधान में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा सुनिश्चित करने का विधिवत वादा है। चूंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए संविधान असफल रहा। नाजिमा कहती है, संविधान असफल नहीं हुआ, हमने उसे असफल बनाया है। क्या आप इनमें से किसी पक्ष में सहमति दे सकते हैं? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो आप अपना पक्ष बताएं कि किस लिए नहीं दे सकते। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कीजिए और इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में हल करने का प्रयास कीजिए। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, नहीं समझ में इसमें आता है और कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे बताएं और कमेंट बॉक्स में लिखें। और अब दूसरे अध्याय के साथ हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और ये परिचर्चा हमारी निरंतर जारी रहेगी। और इस संविधान क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, ये प्रभावी किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इनके हर एक बिंदु पर, हर एक पहलू पर आप चर्चा कीजिए। और इनकी इसमें जो बीच बीच में जो एक्टिविटीज बताई गई हैं, इन एक्टिविटीज को आप व्यवहारिक रूप में करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको यह अनुभव होगा, आपको यह पता चलेगा कि संविधान का निर्माण करने के लिए किन किन समस्याओं का उन संविधान निर्माताओं ने सामना किया और किस आधार पर उसको बनाया। ये सभी चीजें जो है आपको पता लगेंगी। और इसके साथ ही हम अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।